नमस्कार दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में हम कक्षा 10 के 10वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम राजस्थान के मुख्य पर्यटक स्थलों का अध्ययन करेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल हैं, प्रत्येक जिले में 33 जिलों के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अक्सर परीक्षा में पर्यटक से संबंधित 2 या 3 प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए, अब लेते हैं हम आज पर्यटन आज विश्व के सबसे बड़े उद्योग का रूप बन चुका है, यानी बहुत अच्छा एक बिजनेस बन गया है पर्यटक। राजस्थान भी पर्यटन स्थलों की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है, यानी राजस्थान में बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल हैं। एक संपन्न राज्य है संपूर्ण भारत में, जहां हर वर्ष लाखों सैलानी यानी लाखों लोग पर्यटक स्थल के रूप में आते हैं। आंकड़े ये बताते हैं कि भारत में आने वाले हर तीसरा पर्यटक होता है वो राजस्थान जरूर पहुंचता है। यानी भारत में अगर कोई पर्यटक आता है विदेश से तो वो राजस्थान में जरूर आता है, प्रत्येक तीसरा सदस्य। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में हुई थी। अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। और 1989 में इसे उद्योग का दर्जा दिया गया था। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? 1989 में। मोहम्मद यूनुस समिति का नाम था। उस समिति के आधार पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा है वो दिया गया था। ये बातें ध्यान में रखिएगा, परीक्षा में पूछी जाती हैं ये बात। आज प्रत्येक देश पर्यटन से विदेशी मुद्रा प्राप्त करना चाहता है, यानी प्रत्येक देश की ये साइकोलॉजी हो गई है कि वो विदेशी मुद्रा प्राप्त करे, और इस हेतु प्रचार प्रसार भी वो कर रहा है। राजस्थान सरकार भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रही है। राजस्थान सरकार है वो भी बहुत अच्छा प्रयास कर रही है। राजस्थान को पर्यटन की दृष्टि से 10 सर्किटों में बांटा गया है। कितने सर्किटों में बांटा गया है? 10 सर्किटों में। अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है। इसका परिणाम यह है कि यहाँ पर हम राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों का अध्ययन है वो करेंगे। ठीक है, ये 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं, ये आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। साथ ही में पर्यटक स्थल कितने हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अपन लेते हैं 2.5 दिन का झोंपड़ा। अजमेर जिले से स्टार्ट करेंगे और संपूर्ण राजस्थान का अध्ययन करेंगे महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों का। तो देखिए, 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है 2.5 दिन का जो झोंपड़ा है वो मूल रूप से 2.5 दिन का झोंपड़ा कहलाने वाली इमारत है वो संस्कृत महाविद्यालय थी। शुरू में ये क्या थी? एक संस्कृत महाविद्यालय थी। 2.5 दिन का जो झोंपड़ा है वो, इसको विग्रहराज चतुर्थ यानी बिसलदेव के द्वारा बनवाया गया था। परंतु बाद में सुल्तान मोहम्मद गोरी के सेनापति थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे मस्जिद में तब्दील कर दिया, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे मस्जिद के रूप में बनाया। ये कई बार पूछा जाता है। हिंदू और इस्लामिक स्थापत्य कला के इस नमूने को सुल्तान इल्तुतमिश ने और ज़्यादा शोभित कर दिया। इल्तुतमिश थे, उन्होंने और ज़्यादा रूप दे दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे मस्जिद का रूप दिया था, मस्जिद बनाई थी, परंतु बाद में इल्तुतमिश आए थे, उन्होंने और ज़्यादा मस्जिद में बदल दिया। इसका यह नाम पड़ने के पीछे कई किंवदंतियाँ यानी कई धारणाएं हैं कि यह इमारत मंदिर से मस्जिद में तब्दील हुई थी। पहले तब्दील करने में सिर्फ 2.5 दिन लगे थे। कई लोग तो ये कहते हैं कि पहले ये संस्कृत महाविद्यालय था, तो मंदिर था, तो उसको मस्जिद में बदल दिया गया, तो उसमें 2.5 दिन लगे थे, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोंपड़ा पड़ा। दूसरा कारण यह था कि मराठा काल में यहाँ पर पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स भी होता है। पंजाब शाह का उर्स लगने के कारण भी इसलिए इसको क्या कहा जाता है? 2.5 दिन का झोंपड़ा है वो कहा जाता है। आई बात समझ में? शुरू में ये क्या थी? संस्कृत पाठशाला, बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे मस्जिद में बदल दिया, इल्तुतमिश ने मस्जिद को और बड़ा रूप दे दिया। इसके पीछे कारण ये था कि कई लोग तो कहते हैं कि मंदिर से मस्जिद बनाने में 2.5 दिन लगे, इसलिए 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। कई लोग कहते हैं कि पंजाब शाह का उर्स लगता है, इस कारण इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। शुरू में संस्कृत पाठशाला थी, ये बात ध्यान में रखना। अब ख्वाजा साहब की दरगाह बहुत ही प्रसिद्ध है। ख्वाजा साहब की दरगाह, तो देखिए, अजमेर में सर्वाधिक देशी और विदेशी पर्यटक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरबार पर मन्नत मांगने के लिए तथा अपनी मन्नत पूरी होने पर चादर चढ़ाने के लिए आते हैं। या तो मन्नत मांगने के लिए आते हैं, या मन्नत पूरी हो जाती है तो वहाँ पर ख्वाजा साहब को चादर चढ़ाई जाती है। सभी धर्मों के लोग ख्वाजा साहब की बड़ी मान्यता रखते हैं, यानी सभी लोग उसको ख्वाजा साहब को मानते हैं। दरगाह में 3 मुख्य दरवाजे हैं। मुख्य जो दरवाज़ा है उसको निज़ाम दरवाज़ा कहलाता है, जो कि हैदराबाद के नवाब के द्वारा बनाया गया था, निज़ाम दरवाज़ा। मुगल सम्राटों में शाहजहाँ ने शाहजहाँ दरवाज़ा बनवाया।
सुल्तान मोहम्मद खिलजी के द्वारा बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। इस बुलंद दरवाज़ा का प्रश्न कई बार आता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया, तो मोहम्मद खिलजी ने बनवाया था। उर्स के दौरान दरगाह में झंडा चढ़ाने की एक रस्म है, जो झंडा सबसे पहले भीलवाड़ा के गोरी परिवार के द्वारा चढ़ाया जाता है। तांबे का एक बड़ा कड़ाव है जिसको देग बोलते हैं, बड़ी देग, जो अकबर के द्वारा भेंट की गई थी, जिसमें 4800 किलो खाद्य सामग्री एक साथ में पकती है। और छोटी देग है, उसमें 2240 किलो है, वो खाद्य सामग्री पकाई जाती है। तो बड़ी देग अकबर के द्वारा ख्वाजा साहब को चढ़ाई गई थी और छोटी देग है वो जहांगीर के द्वारा चढ़ाई गई थी, जिसे भक्त लोग हैं वो प्रसाद के तौर पर बांटते हैं। श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर भी इन दोनों देगों में भोजन वो पकाते हैं और बांटते हैं। सर्वाधिक आश्चर्य की बात यह है कि इसमें केवल शाकाहारी भोजन ही इन देगों में पकाया जाता है, मांसाहारी भोजन इसमें नहीं पकाया जाता है। आगे बात समझ में। अगला है आना सागर झील। ये एक कृत्रिम झील है जो कि राजा अजयपाल के द्वारा चौहान के पुत्र अर्णोराज चौहान ने बनवाया था। आना सागर झील का निर्माण आनाजी या अर्णोराज के द्वारा करवाया गया था। इन्हें आनाजी के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं के नाम पर इस झील का नामकरण आना सागर झील पड़ा था। इसके निकट ही एक दौलत बाग है जिसे मुगल सम्राट जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था। वर्तमान में इसे सुभाष उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। दौलत बाग को सुभाष उद्यान कहते हैं। तथा 5 बारेदरियाँ थी वो शाहजहाँ के द्वारा बनाई गई थी, यानी 5 संगमरमर की क्या बनवाई गई थी, बारेदरी बनवाई गई थी, जो खूबसूरत सफ़ेद मार्बल से बनी हुई बारेदरियाँ हैं, जिसमें हरे भरे वृक्षों और कुंजों से ये घिरी हुई हैं। यहाँ पर सुस्ताने या फिर मानसिक शांति के लिए पर्यटक हैं वो यहाँ पर आते हैं, यानी दौलत बाग में आकर के आराम से शांति से बैठ जाते हैं। मेयो कॉलेज, कई बार पूछा जाता है मेयो कॉलेज कहाँ है, तो ध्यान रखना अजमेर में है। भारतीय राजघरानों के बच्चों के लिए बोर्डिंग स्कूल हुआ करता था। बोर्डिंग स्कूल होते थे पहले, तो अंग्रेजों के समय में ही रिचर्ड बर्ग के द्वारा 1875 में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। कब की थी? 1875 में। इस भवन का स्थापत्य इंडो और शोरसेनिक यानी भारतीय और अरबी शैली में अतुलनीय उदाहरण है। संगमरमर से निर्मित यह भवन अत्यधिक आकर्षक है। मेयो कॉलेज जो है वो राजा महाराजाओं के बच्चों को शिक्षा देने के लिए 1875 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है। सोनी जी की नसियाँ, ये एक जैन मंदिर है। सोनी जी की नसियाँ हैं वो क्या है? जैन मंदिर है। 19वीं सदी में निर्मित यह जैन मंदिर भारत के समृद्ध मंदिरों में से एक है। इसके मुख्य कक्ष को स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य जो कक्ष है उसको स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। इसका प्रवेश द्वार लाल पत्थरों से बना हुआ है तथा अंदर संगमरमर की दीवार बनी हुई है, जिस पर काष्ठ आकृतियाँ तथा शुद्ध स्वर्ण पत्रों से जैन क्षत्रियों और जैन तीर्थंकरों की छवियों के चित्र बने हुए हैं। ये एक प्रसिद्ध जैन मंदिर है। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि इसके मुख्य कक्ष को क्या कहते हैं? स्वर्णनगरी कहते हैं। प्रवेश द्वार है वो लाल पत्थरों से इसका बना हुआ है, संगमरमर का बना हुआ है। सोनी जी की नसियाँ। ब्रह्मा मंदिर, ये पुष्कर में, पूरे विश्व में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में स्थित है। संगमरमर से निर्मित है। चांदी के सिक्कों से जड़ा हुआ लाल शिखर और हंस ब्रह्मा जी की का जो वाहन है उसकी छवि वाले मंदिर में ब्रह्मा जी की चतुर्मुखी प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित की गई है। गर्भगृह मंदिर का जो मुख्य स्थान होता है ना उसको बोलते हैं। और इस मंदिर में सूर्य भगवान की संगमरमर की मूर्ति प्रहरी की भांति खड़ी हुई है। और इस मूर्ति की विशेषता है कि सूर्य भगवान की मूर्ति जूते पहने हुए है। ये ध्यान में रखना, सूर्य भगवान की जो मूर्ति है वो कैसे है? जूते पहने हुए है यहाँ पर। और एक सूर्य भगवान की जो मूर्ति है जूते पहने हुए, वो झालावाड़ में है। वहाँ पर भी सूर्य भगवान की मूर्ति जूते पहने हुए है। इसको 7 सहेलियों का मंदिर भी कहते हैं। सावित्री का मंदिर, देखो ब्रह्मा जी मंदिर के पीछे ऊंची पहाड़ी पर सावित्री माता का मंदिर भी है, जो ब्रह्मा जी की पत्नी थी। मंदिर तक पहुंचने के लिए सुविधाजनक सीढ़ियां बनी हुई हैं सावित्री मंदिर के लिए। और ऊपर चढ़कर मंदिर से नीचे की ओर झील, मंदिर और रेत के टीलों का विहंगम दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है। ऐसी किंवदंती है कि ब्रह्मा जी ने पुष्कर में अपना यज्ञ करने के लिए गायत्री से दूसरा विवाह किया था। गायत्री से दूसरा विवाह किया। इससे नाराज होकर के उसकी पहली पत्नी जो सावित्री जी थी उन्होंने श्राप दिया, जिसके फलस्वरूप पूरे विश्व में ब्रह्मा जी का केवल एकमात्र ऐसा मंदिर है जो पुष्कर में है। अब सावित्री मंदिर पर रोपवे की सुविधा भी है वो बना दी गई है। सावित्री मंदिर में जाने के लिए अब आपको रोपवे की सुविधा भी मिल गई है, यानी रोपवे में बैठ करके आप मंदिर में पहुंच सकते हो अगर सीढ़ियों से आपको तकलीफ हो तो। ठीक है।
पुष्कर सरोवर। अब देखिए, पुष्कर सरोवर तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। पुष्कर सरोवर सभी तीर्थों का राजा कहलाता है। इस सरोवर में डुबकी लगाने से तीर्थ यात्रा संपन्न मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि अर्धगोलाकार रूप में लगभग 9 से 10 मीटर गहराई पर यह झील 500 से अधिक मंदिर और 52 घाटों से घिरी हुई है। ध्यान रखना इस बात का, कितने घाटों से घिरी हुई है? 52 घाटों से घिरी हुई है ये। और यहाँ पर एक दो बातें और बता दूँ मैं आपको। देखिए, यहाँ पर गुरु विशिष्ट थे, उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी, और गुरु विशिष्ट की तपस्या वो मेनका नामक एक अप्सरा ने भंग की थी। और भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान भी गयाकुंड में पुष्कर में किया था। गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन है वो भी पुष्कर में किया गया था, इसे गांधी घाट कहलाते हैं। मैडम मेरी है, उन्होंने महिलाओं के लिए एक महिला घाट की स्थापना भी पुष्कर में की थी कि यहाँ पर महिला आराम से स्नान वगैरह कर सकती है। आई बात समझ में? अब देखो अलवर। अब देखिए, अलवर जिला हसन का मेवाती के द्वारा इसको बसाया गया था। वैसे तो प्रताप सिंह थे मूल रूप से, अगर इतिहास में देखें तो, परंतु महाराणा सांगा ने जब खानवा का युद्ध किया था तो हसन का मेवाती यहाँ का शासक था। तो देखिए, सरिस्का को 1 नवंबर 1955 में अभयारण्य का दर्जा दिया गया। पूछा जा सकता है कब बना था? 1 नवंबर 1955 को। उसके बाद में 1978 और 1979 में इसे टाइगर रिजर्व में प्रदान कर दिया, यानी यहाँ पर शेर भी छोड़ दिए गए थे। इस वन क्षेत्र जो है वो 1203 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। बाघ के अलावा यहाँ पर विविध प्रकार के पशु पक्षियों की प्रजातियां हैं, जैसे नीलगाय है, लोमड़ी है, जंगली सुअर है, खरगोश, तेंदुआ, चीतल, सांबर, बंदर आदि भी पाए जाते हैं। और सरिस्का अभयारण्य में सर्वाधिक कबूतर पाए जाते हैं, हरे कबूतर, ये भी ध्यान में रखना। सर्वाधिक मोर और हरे कबूतर वो सरिस्का अभयारण्य की मुख्य विशेषता है। पक्षियों में जंगलों में बेबलर है, बबूल है, क्विस है, स्पेट्स है, ईगल है, रेड है, और स्परफाउल है, सैंड ग्राउज है, वुडकेकर है आदि पाए जाते हैं। ये विदेशी पक्षी हैं सारे के सारे। परंतु भारतीय पक्षियों में देखा जाए तो हरे कबूतर और सर्वाधिक मोर हैं वो सरिस्का में पाए जाते हैं। और टाइगर रिजर्व कब बना था? 1978 और 1979 में। भानगढ़, उसको भूतों का किला भी कहते हैं। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य से 50 किलोमीटर दूर एक भानगढ़ स्थित है। आमेर के महाराजा भगवंत दास के पुत्र माधव सिंह ने अपने प्रथम नगरी के रूप में भानगढ़ की स्थापना की थी। भानगढ़ की स्थापना भगवंत दास के बेटे थे माधव सिंह, उन्होंने अपने प्रथम राजधानी बनाया। कालांतर में भानगढ़ के वीरान होने के संबंध में किंवदंतियां प्रचलित हैं। भानगढ़ को भारत में सर्वाधिक रहस्यमय स्थान माना जाता है। रहस्यमय स्थान का मतलब यहाँ पर भूत पिशाच होना, ऐसा माना जाता है। आज भी इस किले में के खंडरों में 7 मंजिला महल के अवशेष, सुव्यवस्थित बाजार, दुकानें तथा सोमेश्वर महादेव का मंदिर, गणेश मंदिर, तालाब आदि बने हुए हैं। परंतु ये वर्तमान में रहस्यमय है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर भूत पिशाच हैं, इसीलिए यहाँ पर लोग हैं वो नहीं आते हैं। ठीक है। और ये सरिस्का जो है, इस सरिस्का को होटल टाइगर डेन भी बना दिया गया। यहाँ पर क्या कि होटल सरिस्का पैलेस में भी तब्दील कर दिया गया है। राजस्थान में होटल पर्यटक नगर निगम लिमिटेड जो है, उसने टाइगर डेन में भी पर्यटकों को ठहरने की और भोजन की व्यवस्था है वो भी कर दी गई है। ठीक है। काली घाटी है, सिलबारी है, सरिस्का की वन्य घाटियां हैं प्रमुख प्रमुख। एक मूसी महारानी की छतरी बहुत ही प्रसिद्ध है। महाराजा बख्तावर सिंह जो हैं, उन्होंने अपनी रानी मूसी की स्मृति में बनवाई थी। इस छतरी की वास्तुकला जो है भारतीय व इस्लामिक शैली में मिश्रण है। मूसी की छतरी में ये कितने खम्भों की है? ये 80 खम्भों की छतरी है, ध्यान रखना। 84 खम्भों की छतरी बूंदी में है। सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई इस छतरी में 12 विशाल स्तंभ तथा 27 अन्य स्तंभ है। 12 तो बड़े बड़े स्तंभ है, 27 छोटे स्तंभ है। इनके आंतरिक भाग में भगवान श्री कृष्ण, श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मी जी और सीता जी की छवि चित्रित की गई है। अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई सिटी पैलेस व संगमरमर झील और मंदिर के पास ये छतरियाँ शोभायमान हैं। महाराजा बख्तावर सिंह के जीवन से संबंधित चित्र इस छतरी में विद्यमान है कि महाराजा बख्तावर सिंह ने जीवन में क्या क्या किया था, जैसे शिकार खेलते हुए, घुड़सवारी करते हुए, ऐसे चित्र बहुत से चित्रित किए गए हैं। तो मूसी महारानी की छतरी कई बार पूछी जाती है। ध्यान में रखना, 80 खम्भों की छतरी है। भरतरी, अलवर के लोक देवता हैं भरतरी, एक राजा थे उज्जैन के। उनके जीवन के अंतिम वर्ष यहीं पर उन्होंने बिताए थे, सरिस्का में।
महाराजा जयसिंह ने 1924 ईस्वी में भरतरी के मंदिर का नया स्वरूप प्रदान किया और मंदिर में एक अखंड ज्योति सदैव प्रज्वलित होती है, यानी भरतरी के मंदिर में एक अखंड ज्योति जलती रहती है। यहाँ पर मुख्य मेला भाद्रपद की अष्टमी को लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा भरतरी की आराधना करने आते हैं। पास ही में हनुमान मंदिर है, शिव मंदिर है, राम मंदिर आदि भी स्थित है। ठीक है। कनपटेनाथों का सबसे बड़ा मेला मंदिर है वो भरतरी में लगता है, अलवर में, ध्यान रखना इस बात का भी। सीलीशेड झील, अलवर की पश्चिमी छोर पर पहाड़ों के बीच में प्रसिद्ध सीलीशेड झील भी स्थित है और अलवर से सरिस्का जातिस में 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सीलीशेड झील। इसका निर्माण महाराजा विनय सिंह ने 1845 ईस्वी में सीलीशेड बांध के रूप में करवाया था। कब करवाया था? 1845 में महाराजा विनय सिंह ने। स्थानीय नदी रूपारेल की एक शाखा को रोक करके यह झील बनाई गई है। यह पूछा जा सकता है किस नदी की शाखा पर बनी है, तो रूपारेल नदी की शाखा पर सीलीशेड झील है वो बनाई गई है। इस झील के किनारे हरी भरी वादियों के बीच में मोती का सा चमकता हुआ सीलीशेड लेक पैलेस भी दिखाई देता है, यानी होटल भी है, महल भी है, जो राजस्थान पर्यटन निगम के द्वारा हेरिटेज होटल के रूप में संचालित किया जाता है। सीलीशेड झील में पर्यटकों के लिए बोटिंग और बर्ड वॉचिंग की भी सुविधा की गई है, यानी आप उसमें घूम सकते हो, बोट भी है, मतलब नाव वगैरह। और सर्दियों में यहाँ पर विभिन्न प्रजातियों के पक्षी आते हैं, जिसमें तैरती हुई बतखें हैं, मगरमच्छ हैं, पर्यटकों का मन मोह लेते हैं, यानी काफ़ी अच्छे लगते हैं ये। अब देखिए बांसवाड़ा, सुनहरी द्वीपों का शहर, यानी 100 द्वीपों का शहर जिसको बोलते हैं ना, 100 द्वीपों का शहर कई बार पूछा जाता है, बांसवाड़ा को कहते हैं। यहाँ पर माही बजाज सागर बांध है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आकर्षित है। माही नदी पर बांसवाड़ा में 18 किलोमीटर की दूरी पर संभाग का ये सबसे बड़ा बांध है। ठीक है। इसमें 16 गेट हैं। यह बांध कुल इस बांध की कुल लंबाई जो है 3.10 किलोमीटर है। वर्षा काल में यह पूर्ण भर जाता है, यह बांध, तब सभी गेट खोलने पर यह दृश्य उत्पन्न होता है। उसका नज़ारा अनुपम और मनोहरकारी होता है। इसे देखने को पूरे वर्ष भर सैलानी इंतजार करते हैं और वाटर रिसोर्ट की असीम संभावना भी है, यानी वाटर रिसोर्ट भी आप इसमें कर सकते हो। ये सबसे बड़ा बांध है, माही बाजार सागर बांध। त्रिपुर सुंदरी का मंदिर बांसवाड़ा में प्रसिद्ध है। इसे तुरताई माता भी कहते हैं और त्रिपुर लक्ष्मी भी कहा जाता है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर मार्ग पर 19 किलोमीटर की दूरी पर तलवाड़ा ग्राम में के समीपी एक उमराई गांव में स्थित माँ त्रिपुर सुंदरी का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर के ऊपरी भाग में सम्राट कनिष्क के समय का एक शिवलिंग होने को कहा जाता है, यानी सम्राट कनिष्क ने यहाँ पर एक शिवलिंग की स्थापना करवाई थी। यह स्थान कनिष्क के पूर्व काल से ही प्रतिष्ठित है। काले पाषाण की सिंह पर सवार 18 भुजाओं वाली दिव्य आयुष विशाल प्रतिमा है माता की, जो शक्तिपीठ के रूप में जानी जाती है। स्थानीय लोग इसे तुरताई भी कहते हैं, तुरताई माता के रूप में। त्रिपुर महालक्ष्मी के नाम से भी इसे पुकारे जाता है। और मंदिर के समीप ही शिलालेख विक्रमी संवत 1540 ईस्वी लगा हुआ है। देश विदेश में प्रसिद्ध शक्तिपीठों में त्रिपुर सुंदरी आस्था का एक मुख्य धार्मिक पर्यटक स्थल है। चैत्र और अश्विन नवरात्रि में हजारों श्रद्धालु ने अपनी मनोकामना पूर्ण होने हेतु यहाँ पर मन्नत मांगने के लिए आते हैं। आई बात समझ में? त्रिपुर सुंदरी इसे वसुंधरा राजी की कुलदेवी के रूप से में भी जाना जाता है। ठीक है। इनके नाम है तुरताई माता, त्रिपुर महालक्ष्मी, ये इनके प्रसिद्ध नाम है। मानगढ़ धाम बहुत ही प्रसिद्ध, परीक्षा में एक प्रश्न पक्का आता है यहाँ से। देखो मानगढ़ धाम राजस्थान के जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम बांसवाड़ा से 85 किलोमीटर की दूरी पर आनंदपुरी के समीप राजस्थान और गुजरात की सीमा पर पहाड़ियों पर स्थित है। मानगढ़ धाम समझ गए होंगे, जहाँ पर अंग्रेजों के शासनकाल में गोलियां चलाई गई थी। ये स्थान आदिवासी अंचल में स्वाधीनता आंदोलन के अग्रज माने जाने वाले संत गोविंद गुरु जो हैं उनकी कर्मस्थली माना जाता है, यानी गोविंद गुरु ने यहाँ पर अपनी कर्मस्थली बनाई थी। ऐतिहासिक ऐसी मान्यता है कि इस स्थल पर गोविंद गुरु के नेतृत्व में मानगढ़ की पहाड़ी पर सभा आयोजन के दौरान अंग्रेजी जो हुकूमत थी, अंग्रेजी शासन के खिलाफ स्वतंत्रता की मांग कर रहे 1500 राष्ट्रभक्त यानी आदिवासी लोग थे, उन पर अंग्रेजों ने निर्ममतापूर्वक गोलियां चला करके उनका निरसंहार हत्या कर दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। मानगढ़ धाम पर प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश से हजारों श्रद्धालु आते हैं और इसे राष्ट्रीय शहीद स्मारक के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। राष्ट्रीय शहीद स्मारक के रूप में इसे विकसित कर दिया गया है। ध्यान रखना, गोविंद गुरु से संबंधित है, एक प्रश्न पक्का आता है। गोविंद गुरु ने संत सभा की स्थापना 1883 में की थी। गोविंद गुरु वैसे बंजारा जाति से थे, पिछली बार पूछा गया था ये प्रश्न। अब्दुल्ला पीर, यह बोहरा संप्रदाय के संत अब्दुल रसूल
की लोकप्रिय मज़ार है। अब्दुल रसूल की लोकप्रिय मज़ार है। शहर के दक्षिणी भाग में स्थित इस दरगाह को अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है। अब्दुल रसूल की जो प्रिय मज़ार है उसको अब्दुल्ला पीर के नाम से जानते हैं। हर वर्ष बड़ी संख्या में विशेषतः बोहरा संप्रदाय के लोग हैं इस दरगाह में उर्स के लिए होने पर शामिल होते हैं। तो बोहरा संप्रदाय, दाऊदी बोहरा संप्रदाय की सबसे बड़ी पीठ है वो यहीं पर है। ठीक है। 12 में सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है सीताबड़ी। सीता माता और लक्ष्मण को समर्पित यह मंदिर 12 से 45 किलोमीटर दूर। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम और सीता के दोनों पुत्र लव और कुश यहीं पर जन्मे थे। जब भगवान राम ने सीता को निर्वासित काल में भेज दिया था तो माता अपने निर्वासन काल के दौरान लव और कुश को यहीं पर जन्म दिया था। यहाँ पर कई कुंड भी बने हुए हैं, जैसे वाल्मीकि कुंड है, सीता कुंड है, लक्ष्मण कुंड है, सूर्य कुंड है आदि। प्रसिद्ध सीताबड़ी का मेला भी यहीं पर आयोजित किया जाता है। ये एक पिकनिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो चुका है। तो माता सीता को जब भगवान श्री राम ने निर्वासित किया था तो वाल्मीकि आश्रम में ही अपना जीवन वो व्यतीत किया था और लव और कुश को यहीं पर जन्म दिया था। शेरगढ़ का किला 12 में है, परवन नदी के किनारे। 12 से लगभग 65 किलोमीटर दूर परवन नदी के किनारे स्थित शेरगढ़ के किले सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षकों में से एक है। ये स्मारक और शासकों हेतु सामरिक महत्व भी रखता है। अनेक वर्षों से विभिन्न राजवंशों के शासकों ने शेरगढ़ को अपना नाम शेरशाह पर कब्जा होने के बाद में मिला था। यानी शेरगढ़ किले को, शेरगढ़ जो नाम है वो शेरशाह सूरी ने कब्जा कर लिया था, उसके नाम पर पड़ा था। और इसका मूल नाम है वो कोसवर्धन दुर्ग है। शेरगढ़ दुर्ग का मूल नाम क्या है? कोसवर्धन दुर्ग है। ठीक है। ये किस नदी के किनारे है? परवन नदी के किनारे है। ऐसी बातें याद रखनी है अपन को। अब रामगढ़ बणदेवरा 12 में स्थित है, जिसे हाड़ौती का खजुराहो भी कहते हैं। शहर से 40 किलोमीटर की दूरी पर भगवान शिव को समर्पित मंदिर, जो 10वीं शताब्दी का प्राचीन मंदिर माना जाता है। यानी 10वीं शताब्दी में यह मंदिर बन चुका था, बणदेवरा 12 का। इसकी वास्तुकला और शैली खजुराहो शैली से मिलती जुलती है, इसलिए इसे राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। क्योंकि राजस्थान का खजुराहो जो है वो तो किराड़ू बाड़मेर को कहा जाता है, जबकि राजस्थान का मिनी खजुराहो बणदेवरा 12 को कहा जाता है। छोटे तालाब के किनारे बसा हुआ मंदिर अन्य मंदिरों से अनूठा है। यहाँ पर प्रसाद के तौर पर देवता को मिठाई व सूखे फल चढ़ाए जाते हैं। दूसरे आराध्य की सेवा में मांस मदिरा प्रस्तुत किया जाता है। दूसरे जो आराध्य हैं उनकी सेवा में मांस और मदिरा भी चढ़ता है। वैसे देवता को फल और मिठाई चढ़ती है। बाड़मेर किराड़ू, इसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। थार के रेगिस्तान में चमकते लाल माणक जैसे मंदिर शहर के लगभग 35 किलोमीटर दूर, जिन्हें आप जाकर देखें तो देखते रह जाएंगे। यानी बहुत ही अच्छे शिल्पकला से बनाए गए हैं। सोलन की वास्तुकला शैली में उभरे कंगूरे स्तंभ और पत्थर पर भी की गई बारीकी नक्काशी का काम इन मंदिरों को विशिष्ट बनाता है। इन मंदिरों को भगवान शिव को समर्पित हैं। यानी किराड़ू के जो मंदिर हैं वो किस देवता को समर्पित हैं? तो भगवान शिव को समर्पित हैं। उल्लेखनीय है कि यहाँ पर मूर्तियाँ यथास्थान कुछ इधर उधर रेत के दोरों को पर बिखरी हुई हैं। यानी मूर्तियाँ हैं वो रेत के टीलों में है। 5 मंदिर हैं, जिसमें से सोमेश्वर महादेव का मंदिर सर्व उत्कृष्ट कोटि का है। कौन से महादेव का? सोमेश्वर महादेव का मंदिर, ध्यान रखना। ठीक है। इसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। नाकोड़ा की जैन मंदिर, ये बाड़मेर में है। यह भव्य मंदिर बहुत सारे हमले सह चुके हैं। यानी खूब हमले हुए हैं नाकोड़े के जैन मंदिरों पर। आलम शाह ने इसे 13वीं शताब्दी में इस मंदिर पर हमला किया और इसे लूट कर ले गया। यानी भारत के मंदिरों को विदेशियों ने खूब लूटा है, लेकिन भाग्यवश भगवान की प्रतिमा को नहीं ले जा सका। ये देखो कितने सौभाग्य की बात है। गांव वालों ने इस हमले का आभास होने पर उन्हें इस मूर्ति को गांव में ही ले जाकर छिपा दिया था और शांति होने के बाद में 15वीं शताब्दी में प्रतिमा को वापस लाकर के मंदिर में पुनः स्थापित किया। और वैसी 3री शताब्दी में निर्मित इस मंदिर को कई बार पुनर्निर्मित किया गया। यानी कई बार उजड़ गया यह मंदिर, इसलिए इसको दोबारा बनाना पड़ा है। यहाँ सबसे बड़ा मंदिर पार्श्वनाथ का मंदिर है। यहाँ पर सबसे बड़ा मंदिर किसका है? नाकोड़ा में सबसे बड़ा पार्श्वनाथ का मंदिर है और किराड़ू में सबसे बड़ा सोमेश्वर का मंदिर है। ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं ऐसे शब्द। रानी बटियानी का मंदिर, आइना बात समझ में। रानी बटियानी का मंदिर जसोल बाड़मेर में है। बुहासा के नाम से जानी जाती है। प्रसिद्ध रानी बटियानी एक हिंदू देवी हैं जो कि पश्चिमी राजस्थान और सिंध पाकिस्तान में पूजनीय है। बाड़मेर के जसोल गांव में रानी बटियानी का मंदिर मुख्यतः डोडी जाति के लोगों के द्वारा श्रद्धा से माना जाता है। ढोली जाति के जो होते हैं उनके अपनी आराध्य देवी मानते हैं रानी बटियानी को। रानी जैसलमेर के जोगीदास गांव की राजकुमारी थी और भाटी राजपूत थी। राठौर राजा से शादी करके बाड़मेर आई थी रानी बटियानी, परंतु राठौर राजा की बड़ी रानी ने उन्हें
तथा उसके पुत्र लाल सिंह को ईर्ष्यावश जहर दिलवाकर मार दिया था। ये भाटी राजवंश की राजकुमारी थी और राठौड़ राजवंश से इनकी शादी हुई, बाड़मेर आई, परंतु राठौड़ राजे बड़ी जो रानी है उन्होंने रानी भटियानी को और उनके पुत्र लाल सिंह को जहर देकर के ईर्ष्यावश मार दिया था। बाद में ये देवी के रूप में पूजित हो गई है। ठीक है, ढोली जाति की आराध्य देवी है, ये भी ध्यान में रखना। ऐसे प्रश्न पूछ ले जाते हैं। केवला देव, एक प्रश्न पक्का आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परीक्षा हो राजस्थान से संबंधित, केवला देव से संबंधित। तो देखो, घने वृक्षों, तालाबों और शोरगुल से दूर ये स्थान पक्षियों के लिए स्वर्ग के समान माना जाता है। यानी पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग है वो घना पक्षी अभ्यारण्य को कहा जाता है। 1971 ईस्वी में संरक्षित पक्षी अभ्यारण्य 1985 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य जो विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है, तो कौन सा है? केवला देव, 1985 में। यहाँ पर हजारों की संख्या में विदेशी दुर्लभ पक्षी प्रतिवर्ष सर्दियों में आते हैं, अपने घोंसले बनाते हैं, प्रजनन करते हैं तथा गर्मियों की शुरुआत होते ही वह अपने देश में वापस से चले जाते हैं। लगभग 230 प्रजाति के पक्षी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। कितने? 230 प्रजाति के। 18वीं शताब्दी के मध्य में भरतपुर के दक्षिणी पूर्वी एक छोटा सा जलाशय के रूप में घनापक्षी विहार निर्मित हुआ था। आज इसे विश्व के सबसे ज्यादा शानदार और आकर्षण पक्षी विहार होने का गौरव प्राप्त है। भारतीय सारस है, क्रेन है, साइबेरिया क्रेन है, जल मुर्गी है, चीनी मुर्गी है, हेनन है, पेटेंट स्टोर्क है, कॉर्मेट नोब है, बिल डक है, व्हाइट स्नूप बिल है, सैंड पाइनर है, आदि विभिन्न दुर्लभ प्रजातियों के पक्षी हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। आई बात समझ में? ये घना पक्षी अभ्यारण्य है। एक प्रश्न हर परीक्षा में इनसे संबंधित पूछा जाता है। और प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली थे, उनकी कर्म स्थली भी घना पक्षी केवला देव अभ्यारण्य है ना, वही था सलीम अली की। ध्यान रखना इस बात का भी। बहुत अच्छे पक्षी प्रेमी थे वो। लोहागढ़ का किला, नाम से प्रभावित करने वाला यह किला ब्रिटिश हमलों का सामना कर चुका है। अंततः ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों अर्थात वेल्सले ने इसे कब्जा कर लिया था। इसके मजबूत गेट अष्ट धातु और लकड़ी के बने हुए। कहते हैं ये अष्ट धातु के जो गेट हैं वो कभी चित्तौड़ के किले के हुआ करते थे, परंतु वहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करके दिल्ली ले आया और दिल्ली में ये लगे रहे। बाद में महाराजा सूरजमल दिल्ली से उतार करके भरतपुर के किले में ले आए। दुश्मनों से बचने के लिए इनके चारों ओर गहरी खाई बनी है लोहागढ़ में, और उसमें पानी भर दिया जाता है। और किले के अंदर सुंदर स्मारक, कोठी और खास महल और मोती महल तथा किशोरी महल स्थित हैं। महाराजा सूरजमल ने मुगलों और अंग्रेजों पर विजय करने के पश्चात जवाहर बुर्ज बनवाई थी और एक फतेह बुर्ज। तो देखिए, मुगलों पर विजय प्राप्त की थी तो विजय बुर्ज का निर्माण किया था, और अंग्रेजों पर विजय प्राप्त की तो फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया। और जो फतेह बुर्ज है इस पे ही भरतपुर के शासकों का राज्याभिषेक होता था, ये ध्यान में रखना। ठीक है, फतेह बुर्ज पर। और ये जो खाई की बात कर रहे हैं ये मोती झील के नाम से जानी जाती है। जो गहरी खाई है इसको मोती झील कहा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब बंद बारेठा, ये भी बांध है भरतपुर का। भरतपुर के शासकों के द्वारा पुराना वन्य जीव अभ्यारण्य है। यहाँ पर शिकार खेलने के लिए केवल शाही परिवार ही जाया करता था बंद बारेठा में। अभी ये वन विभाग के अधीन है। महाराजा जसवंत सिंह ने 1866 ईस्वी में यहाँ पर एक बांध का निर्माण करवाया था, जो 1857 में महाराजा राम सिंह ने इसे पूरा करवाया। जसवंत सिंह ने शुरू किया और राम सिंह ने पूरा किया था। बांध के निकट ही शाही महल महाराजा किशन सिंह ने शाही महलों का निर्माण करवाया, जो कि अब भरतपुर शाही परिवार की निजी संपत्ति हैं। बंद बारेठा में चौपाई जानवरों के अलावा लगभग 200 से अधिक प्रजातियों के पक्षी हैं वो भी विचरण करते हैं। ठीक है, ये शिकार खेलने काम आता था शाही परिवार के द्वारा। गंगा मंदिर, इसे उषा मस्जिद भी कहा जाता है, उषा मंदिर भी कहा जाता है। हाँ, वो दूसरा है गंगा मंदिर। भरतपुर के लोकप्रिय मंदिर राजपूत, मुगल तथा द्रविड़ स्थापत्य शैली में सुंदर मिश्रण है। यह मंदिर महाराजा बलवंत सिंह के द्वारा बनाया गया था। गंगा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? महाराजा बलवंत सिंह ने करवाया था। 1845 में बनाना शुरू किया और निर्माण कार्य में 90 वर्ष का समय लगा था। गंगा मंदिर को बनाने में 90 वर्ष का समय लगा। ये 90 वर्ष तक कार्य चलता रहा। उत्तराधिकारी महाराजा ब्रजेंद्र सिंह ने इसको पूर्ण करवाया था। ठीक है, बलवंत सिंह ने काम शुरू करवाया था गंगा मंदिर का निर्माण का, और ब्रजेंद्र सिंह ने मंदिर को पूरा करवाया और गंगा देवी की मूर्ति है उसकी स्थापना की थी। ऐसी मान्यता है कि इसके निर्माण के लिए राज्य के सभी कर्मचारियों तथा समृद्ध लोगों ने
1 माह का वेतन दान किया था। बहुत ही बड़ी बात है, 1-1 माह का पूरा वेतन उन्होंने दान किया था। आकर्षण भगवान, इसका मुख्य आकर्षण भगवान श्री कृष्ण है, लक्ष्मी नारायण, शिव पार्वती की मूर्तियां तथा गंगा सप्तमी और गंगा दशहरा के अवसर पर यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग हैं वो एकत्रित होते हैं। मेले का आयोजन है वो किया जाता है। उषा मस्जिद और उषा मंदिर वो भी भरतपुर में है। भीलवाड़ा वस्त्र नगरी, मेलाल जलप्रपात। देखो, भीलवाड़ा से 80 किलोमीटर दूर कोटा रोड पर नेशनल हाईवे 27 पर मैनाल में अपने ही अलौकिक नैसर्गिक वन्य वैभव के कारण हजारों की संख्या में पर्यटकों का आकर्षण का मुख्य केंद्र है। चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ मैनाल का झरना है, दूर दराज क्षेत्रों में आने वाले विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करता है। 150 फीट की गहरी खाई में गिरने वाले इसकी जलधारा बड़ी जोर की आवाज़ करती है और देखने वालों की नज़रें वहाँ से नहीं हटती हैं। मैनाल में शिव का अत्यंत सुंदर वैभवशाली मंदिर है वो भी बनाया गया है। तो मैनाल जलप्रपात है भीलवाड़ा में। मांडलगढ़, मांडलगढ़ भीलवाड़ा से 54 किलोमीटर की दूर स्थित है। एक ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि यह है मध्यकाल में दोराई की मध्य युग के दौरान कई युद्धों का साक्षी रहा। मांडलगढ़ प्रसिद्ध हल्दी घाटी का जो युद्ध था उस दौरान मुगल सम्राट अकबर ने इस स्थान पर डेरा डाला था। पहले हल्दी घाटी युद्ध की योजना जो है वो मांडलगढ़ में बनाई गई थी मानसिंह के द्वारा। लगभग आधा मील लंबा किला पहाड़ी के शिखर पर प्राचीरों और खाई सुरक्षा के साथ एडिग है। माना जाता है कि किला बालनोट राजपूतों की एक प्रमुख द्वारा निर्मित किया गया है। किले में 2 मंदिर बने हुए हैं जिसमें से एक भगवान शिव का मंदिर है और दूसरा भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। 2 मंदिर बने गए हैं मांडलगढ़ में, एक भगवान शिव का है और दूसरा श्री कृष्ण का मंदिर है। शाहपुरा, ये रामसनेही संप्रदाय की मुख्य पीठ है। यहाँ पर भीलवाड़ा से 55 किलोमीटर दूर शाहपुरा कस्बा है। यह 4 दरवाजे वाली दीवार से घिरा हुआ है। इसमें रामसनेही संप्रदाय के अनुयायियों के लिए सन 1804 ईस्वी में स्थापित तीर्थ स्थान है। यहाँ पर पूरे वर्ष भर में तीर्थयात्री इस मंदिर में यात्रा करने के लिए आते हैं। यहाँ पर 5 दिन के लिए फूलडोल उत्सव, यह कई बार पूछा जाता है फूलडोल उत्सव कहाँ लगता है, तो भीलवाड़ा में शाहपुरा में लगता है। ऐसा मनाया जाता है जो वार्षिक मेला फाल्गुन और शुक्ल मार्च और अप्रैल में आयोजित किया जाता है। शाहपुरा के उत्तरी भाग में एक विशाल महल परिसर है जो कि छज्जों की मीनारों तथा छतरियों के द्वारा सुशोभित है और इसके ऊपरी भाग में रमणीय झील और शहर के सुंदर दृश्य में देखा जा सकता है। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह और जोरावर सिंह और प्रताप सिंह बारड थे, वो भी शाहपुरा के थे। त्रिमूर्ति स्मारक बना हुआ है वहाँ पर। बारड जी की हवेली भी है शाहपुरा में, अब उसको राजकीय संग्रहालय में परिवर्तित कर दी गई है। और पिवनिया तालाब यहाँ का मुख्य महत्वपूर्ण आकर्षक है। शाहपुरा में पारंपरिक फड़ चित्रकला भी के लिए भी जाना जाता है। फड़ चित्रकला के लिए शाहपुरा के को ही जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक पिवनिया तालाब है वो भी प्रसिद्ध है। त्रिमूर्ति स्मारक है जो स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारड है, जोरावर सिंह बारड है, प्रताप सिंह बारड है, उनकी हवेली है, उसको राजकीय संग्रहालय भी बना दिया गया है। और फड़ चित्रण के लिए भी शाहपुरा को जाना जाता है। बूंदी, तारागढ़ फोर्ट बावड़ियों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है। तो राजपूत शैली में 1345 ईस्वी में निर्मित यह किला बूंदी का सबसे आकर्षक जगह थी। बूंदी का सबसे आकर्षक तारागढ़ का किला ही है। यह किला और महल ऊंची पहाड़ी पर बने हुए हैं। ऊंची पहाड़ी पर बने हुए हैं, नीचे से देखने में एक तारे के समान दिखाई देते हैं, इसलिए इसे तारागढ़ कहा जाता है। तथा दुर्भाग्यवश जंगली झाड़ियों के बीच में जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। इसकी सुंदरता का अनुमान उसके देवालय, स्तंभ, शीर्ष मंडपों तथा छतरियों और वक्राकार छत और हाथी व कमल के रूप में सजी हुई उनकी सुंदरता से लगाया जा सकता है। आई बात समझ में? यह तारागढ़ का किला है। 84 खंभों की छतरी बूंदी में स्थित है। देखो, बूंदी के महाराजा अनिरुद्ध सिंह के द्वारा निर्मित एक प्रिय सेवादार की स्मृति में बनाई गई छतरी है जो 84 खंभों पर टिकी हुई है। ये एक प्रभावशाली और सुंदर संरचना है जिसे पर्यटक जो आते हैं वो उसकी कलात्मक नक्काशी को देख करके, जिसमें हिरण, हाथी, अप्सराओं का चित्रण किया गया है, वो इसके कारण बहुत ही पसंद करते हैं। बूंदी के चित्र महल ये काफ़ी प्रसिद्ध है। तो देखिए,
बूंदी का चित्र महल है, किसी ज़माने में बहुत शानदार बगीचों से भरपूर महल था ये। विभिन्न कलात्मक फुव्वारे लगे हुए थे और बहुत से तालाब थे, जिसमें विविध प्रजातियों की तथा अनोखी विदेशी मछलियाँ हुआ करती थी। इस महल का नाम इसलिए चित्र महल रखा गया क्योंकि इसकी सभी दीवारों पर, छतों पर बेहद सुंदर और आकर्षक पेंटिंग से सजाया गया है, यानी बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग की गई है। पुराने ज़माने में 18वीं शताब्दी के दौरान बूंदी शहर में मिनिएचर पेंटिंग बनाने वाले कलाकारों का गढ़ था तथा यहाँ के राजा मिनिएचर पेंटिंग्स को बहुत बढ़ावा देते थे। देवी देवताओं के युद्ध के दृश्य, हाथियों और राधा श्री कृष्ण के विभिन्न क्रियाकलापों के चित्र केवल इसी क्षेत्र की कला में ही देखने को मिलते थे। ये जो चित्र हैं वो महल के एक और चित्रशाला भी कहा जाता है, जो स्थित है। महाराजा उम्मेद सिंह के आदेशों से एक चित्रशाला बनवाई गई थी। यह चित्रशाला चूँकि महल के एकदम अंदरूनी हिस्से में है, इसलिए यहाँ पर बनी पेंटिंग्स को सूर्य की रोशनी तथा मौसम की नमी से अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुँचा, यानी किले के अंदर बनाई गई है ये। इन कलाकारों के द्वारा पेंटिंग्स को दी गई चमक और रंग अपने मूल रूप में मौजूद रहती है। वर्तमान में जैसी बनाई गई थी वैसी ही आज भी अपन उसको देख सकते हैं। रानी जी की बावड़ी, यह क्वीन स्टेपवेल रानी जी की बावड़ी, क्वीन मतलब महारानी, स्टेपवेल यानी बावड़ी, सन 1699 में बूंदी के शासक राव राजा अनिरुद्ध सिंह जी ने उनकी छोटी रानी नाथावत जी के द्वारा बनवाई गई है। रानी जी की बावड़ी नाथावत जी के द्वारा बनवाई गई है। बावड़ी का मुख्य द्वार आमंत्रण देता प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि अपने को बुला रहा है। बहुमंजिला बावड़ी के तोरण द्वार पर गजराज के आकर्षक नक्काशी अंकन किया गया, यानी हाथी चित्रित किए गए हैं। उसकी सूंड को अंदर की ओर मोड़ा गया है और ऐसा आभास होता है कि मानो हाथी बावड़ी से पानी पी रहा है। ऐसा लग रहा है मानो हाथी है वो बावड़ी से पानी पी रहा है। इतना सुंदर चित्र है वो बावड़ी, हाथी का चित्र है वो बावड़ी पर बनवाया गया है। अब देखिए चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ तो सबसे सिरमौर है अपने राजस्थान में, अपने राजस्थान का गौरव है, आप सभी जानते होंगे। तो देखिए चित्तौड़ का जो किला है, सिसोदिया राजपूतों का ये गढ़ किला गंभीरी और बेडस नदियों के संगम पर है। ध्यान रखना ये किले जितने भी हैं वो कौन सा किला किस नदी के किनारे है, वो बात बहुत मायने रखती है। इस किले के निर्माण में ऐतिहासिक तिथि का मतभेद है, यानी सही तिथि का अभी तक कोई पता नहीं है। पौराणिक कथा के अनुसार इसका निर्माण पौराणिक युग में महाभारत महाकाव्य में एक पांडव नायक भीम के द्वारा प्रारंभ करवाया गया था। ऐसा माना जाता है भीम ने करवाया था। किले में बहुत से भव्य स्मारक यानी मंदिर हैं और कुछ समय की मार झेलकर जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं, यानी भव्य स्मारक बनाए गए हैं जो काफ़ी समय हो गया, जो कि जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े हुए हैं। अब देखो महत्वपूर्ण स्तंभ कौन कौन से हैं इसमें। एक तो विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है, कुंभा के महल हैं, वो सारे। तो महाराणा कुंभा थे, उन्हें मालवा के मुस्लिम शासक को हरा करके अपनी विजय का जश्न मनाने और उसे चिर स्थायी करने के उपलक्ष्य में 1440 ईस्वी में विजय स्तंभ का निर्माण है वो करवाया था। ये 1448 में पूरा हुआ था, जो कि 8 वर्ष में निर्मित पूरा हुआ, यानी 1448 में बन चुका था। कला का अद्भुत नमूना विजय स्तंभ, लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से इसे बनाया गया था। 9 मंजिला ये स्तंभ है। इसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां अलंकृत की गई हैं और इसमें ऊपर जाने के लिए संकड़ी सीढ़ियों का एक रास्ता भी है और ऊपरी जाकर के बालकोनी से पूरे शहर का विहंगम दृश्य है वो देखा जा सकता है। अगर कभी मौका मिले तो जाना आप विजय स्तंभ पर, अंदर भी जा सकते हो और ऊपर चढ़ के देखोगे तो पूरा चित्तौड़ और भीलवाड़ा आपको आराम से दिखाई देगा उसमें। और ये चित्तौड़ का किला वो मेसा के पठार पर बना हुआ, ये भी ध्यान में रखना। ये देखो कीर्ति स्तंभ है। कई लोग विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ एक ही मानते हैं, जबकि दोनों अलग अलग हैं। ये विशाल स्तंभ जैन तीर्थंकर भगवान आदिनाथ को समर्पित है। एक धनी जैन श्रेष्ठी थे जीजाक भागेराव, उसके पुत्र पुण्य सिंह ने 13वीं शताब्दी में बनवाया था। ये देखो 13वीं शताब्दी में बना हुआ है, वो है 14वीं शताब्दी में, 1448 यानी 15वीं शताब्दी का। ठीक है, तो ये 13वीं शताब्दी में बनाया गया था कीर्ति स्तंभ, जो कि 24.5 मीटर ऊंचा है। हिंदू स्थापत्य शैली में बना हुआ विजय स्तंभ से भी ये पुराना है। ये 6 मंजिला है, जबकि विजय स्तंभ 8 मंजिला है। ये जैन तीर्थंकरों तथा ऊपरी मंजिल में सैकड़ों लघु प्रतिमाएं शिल्पांकित इसमें की गई है। ये कीर्ति स्तंभ अलग है, जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है और इसको बनाने वाले थे वो जीजा बाजीराव के पुत्र थे पुण्य सिंह। उन्होंने 13वीं शताब्दी में बनवाया था, जो कि 24.5 मीटर ऊंचा है और 6 मंजिला है।
भैंसरोडगढ़ का किला, ये भी चित्तौड़गढ़ में ही है। अब देखिए, भव्य और आकर्षक किला 200 फुट ऊंची सपाट पहाड़ी की चोटी पर चंबल और ब्राह्मणी नदियों से घिरा हुआ है। अब देखो, चित्तौड़गढ़ का किला था वो कौन कौन सी नदियों के किनारे था? गंभीरी और बेडस नदियों के किनारे था। और भैंसरोडगढ़ का किला वो चंबल और ब्राह्मणी नदियों के किनारे है। और इस किले की सुंदरता से अभिभूत होकर के ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल जेम्स जो टोड हैं, उन्होंने कहा था कि यदि मुझे राजस्थान में एक जागीर यानी एक संपत्ति की कोई पेशकश की जाए तो मैं भैंसरोडगढ़ को चुनने में आगे रहूंगा, यानी मुझे भैंसरोडगढ़ पसंद है। ये कथन कर्नल जेम्स टोड का है, याद रखना। सटीक जानकारी न मिलने के कारण इस किले का निर्माण के संबंध में कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। हालांकि यह किला दूसरी शताब्दी में निर्मित किया गया है। ऐसा माना जाता है कि कई वंशजों के अधीन रहने के बाद में ऐसी मान्यता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर हमला किया था तथा यहाँ के सभी पुराने मंदिर और इमारतों को नष्ट करवा दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और वर्तमान में इस किले को शाही परिवार के द्वारा एक शानदार होटल, हेरिटेज होटल के रूप में संचालित किया जा रहा है। 3 तरह से नदियों से घिरा और अरावली पर्वतमाला व घने जंगलों से के बीच में स्थित इस किले की खूबसूरती देशी विदेशी पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती है, यानी बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत पसंद आता है विदेशी पर्यटकों को भैंसरोडगढ़ का किला। तो इस भैंसरोडगढ़ के किले के बारे में जो कर्नल जेम्स टोड का जो कथन है वो अच्छी तरीके से याद रखना, ठीक है। ये वाला दौसा का किला सूप या छाजले की आकृति का है। चांद बावड़ी अभानी दौसा में है। राजा चंद्र के द्वारा स्थापित जयपुर और आगरा सड़क पर आभानेरी की चांद बावड़ी, ये कई बार पूछा जाता है आभानेरी की चांद बावड़ी कहाँ स्थित है, तो ये दौसा में स्थित है। दौसा जिला मुख्यालय में मुख्य आकर्षक केंद्र है। इसका असली नाम आभानगरी था। आभानेरी का असली नाम आभानगरी था जो अपभ्रंश होकर के आभानेरी हो गया था। आम बोलचाल की भाषा में आभानेरी हो गया है ये। पर्यटक विभाग के द्वारा यहाँ पर प्रत्येक वर्ष सितंबर और अक्टूबर में आभानेरी महोत्सव भी आयोजित किया करवाया जाता है। ये 2 दिन चलता है ये। और पर्यटकों के मनोरंजन के लिए राजस्थानी खाना, लोक कलाकारों के द्वारा विभिन्न गीत और नृत्य के कार्यक्रम है वो भी इसमें करवाए जाते हैं। हर्षद माता का मंदिर है, ये भी गुजर प्रतिहार शैली में बना हुआ है। दौसा से 33 किलोमीटर दूर चांद बावड़ी परिसर में स्थित श्री हर्षद माता का मंदिर समर्पित है। हर्षद माता अर्थात हर्ष और उल्लास की देवी हैं। ऐसी मान्यता है कि ये देवी हमेशा हंसमुख प्रतीत होती हैं और भक्तों को भी खुश रहने का आशीर्वाद है वो प्रदान करती हैं। हर्षद माता का मंदिर। धौलपुर वन विहार अभ्यारण्य बहुत ही प्रसिद्ध है। तो देखिए, धौलपुर के शासकों के मनोरंजन के लिए यह अभ्यारण्य 24 किलोमीटर के क्षेत्र में बनाया गया है। वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर में है। यह अभ्यारण्य पर्यटकों और विशेषकर से प्रकृति प्रेमियों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। यहाँ पर पाए जाने वाले सांभर, चीतल, नीलगाय, जंगली सुअर, भालू, हाइना, तेंदुआ जैसे जीवों के साथ साथ विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का भी ये भंडार है। मचकुंड तीर्थों का भांजा कहते हैं इसको। सूर्यवंशी साम्राज्य के 24वें शासक थे महाराजा मुचकुंद के नाम पर प्राचीन पवित्र स्थल का नाम रखा गया है। शहर से लगभग 4 किलोमीटर दूर स्थित यह स्थल भगवान राम से पहले 19वीं पीढ़ी तक राजा मुकुंद के शाही कार्य स्थल के रूप में जाना जाता है। प्राचीन धार्मिक साहित्य के अनुसार राजा मुचकुंद के एक बार गहरी नींद में सोए हुए थे। सभी दैत्यों ने आकर के कालनेन ने अचानक उसे उठा दिया, परंतु एक देवी आशीर्वाद से ये दैत्य जलकर भस्म हो गया और इसी कारण ये प्राचीन पावन तीर्थ स्थल है वो जाना जाता है। ये एक छोटी सी कहानी है मचकुंड की कि मचकुंड क्यों प्रसिद्ध हुआ। ये राजा एक बार आराम से सोए हुए थे और एक दैत्य राक्षस आया कालनेमन और उसने महाराजा को उठाया अचानक, परंतु देवी आशीर्वाद से वो राक्षस जल के भस्म हो गया और ये जगह है वो प्रसिद्ध हो गई। तालाबशाही ये 1617 की बात है कि तालाबशाही के नाम से मशहूर खूबसूरत झील शहजादे शाहजहाँ के शिकारगाह के रूप में बनाई गई थी, यानी शहजादा शाहजहाँ था वो यहाँ पर शिकार करेगा। धौलपुर से 27 किलोमीटर दूर और बांडी से 5 किलोमीटर की दूरी पर यह है। झील राजस्थान की खूबसूरत झीलों में से एक मानी जाती है। यहाँ पर सदियों से मौसम में कई प्रकार के प्रवासी पक्षी हैं वो यहाँ पर आते हैं और अपने घोंसले बनाए जाते हैं और पिंटेल, रेड, कास्टोर, पोंच, बतख, कबूतर आदि आते हैं यहाँ पर और अपना प्रजनन करके वापस अपने देशों में उड़ जाते हैं।
डूंगरपुर प्रसिद्ध मंदिर है, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे कैसी भी एग्जाम हो। सोम माही और जाखम नदियों के संगम पर है ये। सोम माही नदियों में डुबकी लगाने के बाद में बेणेश्वर मंदिर में भगवान शिव की आराधना करने के लिए भक्तगण समर्पण के भाव से यहाँ पर आते हैं। यह अंचल सर्वाधिक पूजनीय शिवलिंग बेणेश्वर मंदिर में स्थित है। सोम और माही नदियों के तट पर स्थित 5 फीट ऊंचा स्वयंभू शिवलिंग जो है वो शीर्ष से 5 हिस्सों में बंटा हुआ है। बेणेश्वर मंदिर के पास में ही स्थित विष्णु मंदिर एक अत्यंत प्रतिष्ठित और भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले माओ जी की बेटी जनक कौरी के द्वारा 1793 में निर्मित है। ये मंदिर वो किसका बनाया गया है? संत माओ जी की पुत्री है एक जनक कौरी, उनके द्वारा बनवाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर उस स्थान पर निर्मित है जहां माओ जी ने भगवान से प्रार्थना करते हुए अपने समय बिताया था। माओ जी के 2 शिष्य हैं, अजय और वाजे। ध्यान रखना, माओ जी के शिष्य भी अजय और वाजे हैं। उन्हें लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया और इन मंदिरों के अलावा भगवान ब्रह्मा जी का मंदिर भी है जो माघ शुक्ल पूर्णिमा यानी फरवरी में यहाँ पर सोमवाई नदियों के संगम पर विशाल मेला लगता है और दूर दूर के लोग यहाँ पर शहरों से, गाँवों से तथा आदिवासी जो पवित्र स्नान करने के लिए इस मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुँचते हैं। जो संत माओ जी का प्रसिद्ध ग्रंथ है उसका नाम चोपड़ा है, जो सिर्फ दीपावली के दिन ही निकाला जाता है और इनके शिष्य है अजय और वाजे, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। गलियाकोट दाऊदी बोहरा संप्रदाय का मुख्य तीर्थ स्थल है। गलियाकोट में बोहरा संप्रदाय का अपन ने पढ़ा था बांसवाड़ा में। तो देखिए, दाऊदी बोहरा समाज का पवित्र स्थान है गलियाकोट दरगाह है, जो कि डूंगरपुर से 58 किलोमीटर की दूरी पर माही नदी के किनारे स्थित गलियाकोट नामक गांव में बनी हुई एक मस्जिद है। ये स्थान शहीद फखरुद्दीन की मजार के लिए जाना जाता है। कौन से संत थे? सूफी संत शहीद फखरुद्दीन। वह एक प्रसिद्ध संत थे जिनकी मृत्यु के बाद में गांव में इन्हें दफना दिया गया था। मजार श्वेत संगमरमर से बनाई गई थी और उनकी दी हुई शिक्षाएं दीवारों पर सोने के पानी से उत्कीर्ण की गई थी। गुंबद के अंदरूनी हिस्से में खूबसूरत स्वर्ण पत्रों से इसको सजाया गया है, जबकि पवित्र कुरान की शिक्षाओं को कब्र पर सुनहरे पन्नों में उत्कीर्ण वो किया गया है। तो कई बार सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि दाऊदी बोहरा संप्रदाय की मुख्य जो पीठ है या स्थान है वो कहाँ पर है? तो डूंगरपुर में है। गेब सागर झील, ये भी डूंगरपुर में है। यह जो झील है वो प्राकृतिक वातावरण के कोलाहल से दूर होने के कारण यहाँ पर बड़ी संख्या में पक्षियों का बसेरा है। रमणीय झील गेब सागर डूंगरपुर का एक मुख्य आकर्षण है और इसके तट पर श्रीनाथ जी का मंदिर समूह बना हुआ है। इसी मंदिर परिसर में कई अति सुंदर नक्काशी मंदिर और विजय राजराजेश्वर का मंदिर भी इसमें शामिल है। हनुमानगढ़ का कालीबंगा, तो 4500 वर्ष पूर्व सरस्वती नदी के किनारे हड़प्पा कालीन एक सभ्यता फल फूल रही थी। हड़प्पा काल में भी एक सभ्यता वो यहाँ पर विकसित हो रही थी। पुरातत्व विभाग के प्रेमियों के द्वारा उसके लिए महत्वपूर्ण स्थान कालीबंगा हड़प्पा के अवशेषों की प्राप्ति स्थल के कारण प्रसिद्ध हुई है। ये अवशेष 2500 वर्ष ईसा पूर्व से हड़प्पा और पूर्व हड़प्पा युग से भी संबंधित हैं। कालीबंगा में खुदाई हड़प्पाकालीन शिल, मानव कंकाल, अज्ञात स्क्रिप्ट, तांबे की चूड़ियाँ, मोती, मणके, टेरिकोटा और सीप के खिलौने भी मिले हैं। 1983 ईस्वी में स्थापित पुरातात्विक संग्रहालय है, उसमें 1961 से 69 तक हड़प्पा पर खुदाई से निकले अवशेषों में निर्मित किया गया है। यह संग्रहालय में 3 दीर्घाएं बनी हुई हैं। इन दीर्घा में पूर्व हड़प्पा काल और शेष 2 दीर्घाएं हड़प्पा काल की कलाकृतियों से समर्पित की गई हैं। कालीबंगा जो सभ्यता है वो हनुमानगढ़ में फली फूली है। भटनेर का किला है। भटनेर भट्टीनगर का अपभ्रंश है जो कि घग्गर नदी किनारे है, से उत्तरी सीमा का प्रहरी के नाम से जाना जाता है। कई बार पूछा जाता है। भारत के सबसे पुराने किलों में से एक है ये माना जाता है। भटनेर का किला हनुमानगढ़ किला घग्गर नदी किनारे स्थित है। किले का महत्व इस तथ्य को से लगाया जा सकता है कि आईने अकबरी में इसका उल्लेख किया गया है। किले का उल्लेख है वो आईने अकबरी में किया है। किले का निर्माण लगभग 1700 साल पहले जैसलमेर के राजा भाटी के पुत्र भूपत ने करवाया था। भटनेर के किले का निर्माण किसने करवाया था? जैसलमेर के भाटी राजा भूपत ने करवाया। तैमूरलंग और पृथ्वीराज चौहान सहित कई साहसी शासकों ने इस किले पर कब्जा करने की कोशिशें की। सदियों से कोई भी इस किले को नहीं जीत पा रहा
और अंत में 1805 में बीकानेर के शासक सूरज सिंह थे जो भाटी राजाओं को पराजित करके उस पर कब्जा किया था। और वो सूरज सिंह ने इस किले को मंगलवार के दिन जीता था, इसलिए इसका नाम हनुमान जी के नाम पर हनुमानगढ़ रख दिया गया था, वरना इस स्थान का नाम पहले भटनेरी था। आई बात समझ में? आज अपन ने इतने की तैयारी कर ली। अब देखते हैं कितने पाठ बचे हैं। अब जयपुर है, सबसे महत्वपूर्ण है ये जयपुर। देखिए हवा महल महाराजा प्रताप सिंह ने बनवाया था हवा महल। तो देखिए बाहर की तरफ से भगवान श्री कृष्ण के मुकुट जैसा दिखाई देने वाला ये अनूठा महल सन 1799 ईस्वी में महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। ये 5 मंजिला है। इसका डिजाइन वास्तुकार और लालचंद उस्ता के द्वारा तैयार किया था। इसका वास्तुकार कौन था? लालचंद उस्ता था। गुलाबी शहर का प्रतीक हवा महल बलुआ पत्थर से बना हुआ राजस्थानी वास्तुकला और मुगल शैली का मिश्रण है। इसकी दीवार 1.5 फुट ऊंची है। इसकी दीवार वो कितनी है? 1.5 फुट चौड़ी है तथा 953 बेहद सुंदर आकर्षक छोटे छोटे झरोके बनाए गए इसमें। इसमें जाली झरोके खिड़कियों की अगर परीक्षा में प्रश्न पूछ ले तो 953 है। इसके बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि शहर में होने वाले मेले और जो त्यौहार है, जो उत्सव हैं, उसमें जो जुलूस और झांकियाँ निकलती हैं वो महारानियों के द्वारा इस महल के अंदर बैठ करके देख सकें। हवा महल गर्मी में के मौसम में इन झरोकों से वातानुकूलित हवा भी प्रदान करता है। आई बात समझ में? इसमें झरोके कितने हैं? 953। कब बनवाया था? 1799 में। किसने बनवाया था? प्रताप सिंह ने। वास्तुकार कौन था? लालचंद उस्ता। ये महत्वपूर्ण इसमें बातें हैं। अब देखिए आमेर महल। जयपुर से 11 किलोमीटर की दूरी पर कछवाओं की पुरानी राजधानी आमेर है। अपने किले और स्थापत्य के लिए पर्यटकों का मुख्य आकर्षक केंद्र है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल पूर्व के में कछवा राजपूतों की राजधानी आमेर महल ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। ये भी विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिए गए हैं। ठीक है। हिंदू और मुगल शैली में मिश्रण है। आमेर का महल 1592 में महाराजा मान सिंह प्रथम ने बनवाया था। दुश्मनों से मुकाबला करने के बचाव करने के लिए बनवाया गया था। इस महल का आंतरिक भाग जो है वो बलुआ पत्थर तथा संगमरमर से बनाया गया है और इसके नक्काशी का कार्य बहुमूल्य पत्थरों की जड़ाई, मीनाकारी का काम और पिचकारी का काम, जगह जगह लगे बड़े और दर्पण इसकी भव्यता पर 4 चांद लगाते हैं, यानी काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। जंतर मंत्र वेदशाला है, जयसिंह के द्वारा बनवाई गई है। जयपुर के संस्थापक थे महाराजा जयसिंह द्वितीय ने बनवाई थी। 5 खगोलीय वेदशालाओं में सबसे विशाल है जयपुर की वेदशाला। जंतर मंत्र जिसे कहते हैं, यूनेस्को तथा इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है और इसमें बनाए गए जटिल यंत्र समय को मापने, सूर्य की गति व कक्षाओं का निरीक्षण तथा आकाशीय पिंडों का संबंध विस्तारपूर्वक जानकारी इसमें दी जाती है। जयगढ़ फोर्ट, जयगढ़ का किला जहाँ पर तोप ढालने का कारखाना था, ये 1726 में महाराजा जयसिंह के द्वारा किला आमेर की सुरक्षा के लिए बनवाया गया था। जयगढ़ का किला, इसमें बने शस्त्रागार, अनूठा शस्त्र संग्रहालय, तोप बनाने का कारखाना, विश्व की सबसे बड़ी तोप है जो जयबाण तोप है। इसके कारण राजस्थान में आने वाले प्रत्येक पर्यटक स्थल है, पर्यटक जो लोग हैं वो जयपुर आकर के तोपों को जरूर देखना चाहते हैं। और इस तोप को एक बार चलाया गया था जो शहर से 35 किलोमीटर दूर जाकर के गिरी, जिसमें गड्ढा बन गया था। इसकी लंबाई 31 फुट 3 इंच की है, वजन 50 टन है। 8 मीटर लंबे बैरल से यानी 100 किलो गन का पाउडर इसमें भरा जाता है और फिर ये गोला छोड़ा जाता है। तो एक बार ही छोड़ा गया था जो 35 किलोमीटर दूर जाके गिरा, जिसमें गड्ढा बन गया, जो आज भी तालाब है, गंगोले तालाब के नाम से उसको जाना जाता है। नाहरगढ़ का किला, सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। अंधेरी रात में तारे की छांव में नाहरगढ़ के किले में से जयपुर शहर का विहंगम अभूतपूर्व दृश्य, समस्त नज़ारा सारी दुनिया में और कहीं पर नहीं मिलेगा। शहर की रोशनी को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि तारे जमीन पर उतर आए हैं। इतना सुंदर दृश्य लगता है अगर नाहरगढ़ पर चढ़ के अपन देखते हैं तो। 1734 में महाराजा जयसिंह ने महाराजा जयसिंह के शासनकाल में के दौरान इस किले को निर्माण करवाया गया था, जो शहर के पहरेदार मालूम होता है। ऐसा लगता है कि शहर का प्रहरी है ये। इस किले में बनाए गए माधवेंद्र भवन को ग्रीष्म काल में महाराजा के निवास के रूप में काम में लिया गया है और रानियों के लिए आरामदेह बैठक तथा राजाओं के कक्षों का समूह है। आलीशान दरवाजे, खिड़कियां व भित्ति चित्रों से सजाया गया है। नाहरगढ़ अतीत की यादों समेटने
उस शान से खड़ा है। हाल ही में ये महल है वो स्पे कल्चर आर्ट गैलरी के रूप में जाना जाता है। अल्बर्ट हॉल सेंट्रल म्यूजियम है। ये 1876 में बनाया गया था महाराजा राम सिंह सेकंड के द्वारा। 1876 में प्रिंस ऑफ द वेल्स ने इसकी आधारशिला रखी थी। इसका नाम लंदन के अल्बर्ट संग्रहालय के नाम पर रखा गया है। सर स्विन जेकब के द्वारा इसका डिज़ाइन तैयार किया गया था। ये अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वीटन जेकब के द्वारा किसका डिज़ाइन तैयार किया गया था, तो अल्बर्ट हॉल का। तथा इंडो सोर्सेनिक स्थापत्य शैली में इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। रावणवास बाग के बीच में ही अल्बर्ट हॉल की अभूतपूर्व और मनमोहक इमारत बनी हुई है। हर मौसम में पर्यटकों को आकर्षित करती है ये। इसमें जयपुर कला विद्यालय, कोटा, बूंदी, किशनगढ़ और उदयपुर शैली के लघु चित्रों का संग्रहण इसमें किया गया है। गलताजी गलताजी जयपुर का एक प्राचीन तीर्थ स्थान है। यह गाल्व ऋषि की तपोस्थली थी। गलताजी स्थित कुंड में स्नान का धार्मिक महत्व है। तीर्थयात्री यहाँ पर पवित्र स्नान हेतु आते हैं और स्नान स्थान में मंदिर, मंडप और पवित्र कुंड है। गलताजी आने के लिए आगंतुक पहले रामगोपाल जी मंदिर परिसर में आते हैं और उसके बाद में स्थानीय लोग यहाँ पर मंदिर द्वारा बंदर मंदिर कहा जाता है। इसको गलताजी का मंदिर है, उसको बंदर मंदिर कहा जाता है। यहाँ पर बंदर बहुत ज़्यादा है और इसे इस नाम से पाए जाने वाले बंदरों के एक बड़े समूह की वजह से मिला है। हरियाली का खूबसूरत नज़ारा, उछलते कूदते बंदरों के क्षेत्र में खुशनुमा माहौल का इजाफा करते हैं। पहाड़ की चोटी पर सूर्य देव को समर्पित एक छोटा मंदिर है और जिसे सूर्य मंदिर कहा जाता है। दीवान कृपाराम जी के द्वारा यह मंदिर शहर के लोगों के लिए पूजनीय माना जाता है। इसराट सरगासुली, इसका निर्माण जो है वो ईश्वरी सिंह ने करवाया था। शहर के बीच में 60 फीट ऊंची एक भव्य मीनार है इसरलाट, जो स्वर्ग भेदी मीनार या फिर सरगासुली के नाम से जाना जाता है। महाराजा ईश्वरी सिंह ने 1779 ईस्वी में इस मीनार की को एक शानदार जीत की स्मृति में बनवाया था। त्रिपोलिया गेट के निकट ही स्थित इस मीनार के अंदर एक तरफ ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं और इस पर चढ़कर के आप जयपुर का विहंगम दृश्य देख सकते हैं। जैसे विजय स्तंभ है, ठीक इसी प्रकार ये इसरलाट भी बनी हुई है। इसके अंदर से सीढ़ियां बनाई गई हैं। गोविंद देव जी का मंदिर, श्री गोविंद देव जी की आकर्षण प्रतिमा स्वाई जयसिंह वृंदावन से जयपुर लाए थे। स्वाई जयसिंह वो वृंदावन से जयपुर में लाए थे और यहाँ पर पूरे सम्मान से शहर के परकोटे में स्थित गोविंद देव जी के मंदिर को स्थापित करवाई थी। शाही परिवार और स्थानीय शाही जो परिवार है और स्थानीय लोगों के द्वारा पूजनीय गोविंद देव जी का मंदिर है वो 7 झांकियों के माध्यम से दर्शनीय लगता है।